हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स 1 के मस्ट सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में और ये सेट 3 होगा। इससे पहले 2 सेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो। आप जाके पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे आईआईटी मद्रास के क्वालिफायर को क्रैक करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हमने क्या देखा है, इसमें हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके क्वालिफायर एग्जाम में, ये एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं मतलब कि रैंडम से कोई क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और इसमें आपको सेम पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आप अगर ये वीडियो देखते हो तो आपका इस वाले कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और आने वाले टाइम में जो आपका क्वालिफायर एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और ट्रू। एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकता है, नहीं कि एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इफ m and n are x intercept and y intercept of the line 2x plus 3y equal to 6 respectively, then m plus n equal to 6। आपको बोल रहा है कि एक लाइन दिया गया है 2x plus 3y equal to 6 और इसमें बोला है कि जो आपका x इंटरसेप्ट है वो है m और y इंटरसेप्ट है n। तो आप दोनों इंटरसेप्ट निकाल के m प्लस n करोगे तो क्या 6 आ रहा है, तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फिर बोल रहा है y इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। क्या ये ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। द लाइन्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सही है या नहीं सही बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 2 इज 0। आपको बताना है कि जो पैरेलल लाइन्स है उनके जो डिस्टेंस है क्या 0 है। तो इन ऑप्शन को आपको बताना है कि गलत है या सही है। अब हम एक एक ऑप्शन को लेते हैं और उसको डीपली जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 1 क्या कहता है और ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं सही है। देखो ऑप्शन 1 में क्या बोला है कि आपको एक लाइन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और आपका बोला है कि इसका जो x इंटरसेप्ट है वो m है और जो y इंटरसेप्ट है वो n है। तो उन दोनों का सम करके बताओ कि 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए किसी भी लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म का। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसको इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, ए क्या है, यहाँ पे ए जो होता है वो होता है x इंटरसेप्ट और जो बी होता है वो क्या होता है y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट से क्या समझते हो आप, x इंटरसेप्ट क्या होता है, द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉस द x एक्सिस। यानी कि वो पॉइंट होता है जहां पे लाइन क्या करता है x एक्सिस को क्रॉस करेगा, उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। b क्या है, y इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट बोले तो क्या होता है, तो वो पॉइंट जहां पे लाइन क्या क्रॉस करे, y एक्सिस को क्रॉस करे, वो बोलता है आपका, वो होता है आपका y इंटरसेप्ट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हमें ये लाइन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको दोनों साइड में एलएचएस और आरएचएस में 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6। 2 से 6 कटेगा, 3 टाइम जाएगा, 3 से जाएगा 2 टाइम जाएगा और 6 से 6 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 लिख सकते हो। अब क्या हुआ, अब आपने इसको x इंटरसेप्ट यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में रख लिया। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, जो आपका स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म है और इस वाले जो आपका लाइन का जो गिवन है ऑप्शन में, उसको आप क्या करना है, कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर कर रहे हो तो जो आपका a आ रहा है ये आ रहा है 3 और जो b आ रहा है वो क्या आ रहा है, b आ रहा है आपका 2। ठीक है, और आपका क्वेश्चन बोला है कि जो a, हम जानते हैं कि a क्या होता है, ये x इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। और ऑप्शन में बोला है आपको कि m जो है, m को हम x इंटरसेप्ट डिनोट कर रहे हैं, तो a जो होगा वो m के बराबर हो जाएगा। यानी कि m क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और b क्या आ रहा है, ये b जो होगा n से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, तो ये n की वैल्यू 2 आ रही है। अब हमें n प्लस n निकालना है, m प्लस n निकालना है। अब बताओ m की वैल्यू क्या है, 3 है और b की वैल्यू क्या है, 2 है। दोनों को ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का जो सम आ रहा है वो 5 आ रहा है, ना कि 6 आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिक सा यही फंडा है, आपको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म आता है लिखने का लाइन का, उसे कंपेयर करके क्या निकाल सकते हो, इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अगले ऑप्शन पे मूव करते हैं। अगला ऑप्शन कहता है द वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है वो क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको पहले आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो कि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मान के चलो कि अगर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0 है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे ओरिजिन से 0 से और 0 से, तो जो इसका डिस्टेंस निकल के आता है वो क्या होता है, वो होता है मॉड सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे आप क्या निकालते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो ओरिजिन से। लेकिन आपका ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ऐसा नहीं है, जो y इंटरसेप्ट होता है वो एक जस्ट पॉइंट होता है जहां से क्या करता है, y एक्सिस क्रॉस करता है। ये क्या होता है, जो y इंटरसेप्ट होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से लाइन क्रॉस करे y एक्सिस को, और x इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, ये क्या है, ये जरूरी नहीं है कि क्या हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्या होगा, ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन 3 देखो, द लाइन 2x plus 3y equal to 6 and 3x minus 2y equal to 6 are perpendicular to each other। आपको बताना है कि जो लाइन गिवन है 2x plus 3y equal to 6 and 3x minus 2y equal to 6 are perpendicular। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो कैसे हम पता कर सकते हैं कि जो 2x plus 3y equal to 6 है और 3x minus 2y equal to 6 है, ये परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो देखो हमें पता है कि परपेंडिकुलर होने के क्या होता है, एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है कि हम दोनों का स्लोप निकालते हैं। मान लो कि इसका स्लोप निकला m1, लाइन l जो लाइन 2x plus 3y equal to 6 है, इसका हमें स्लोप निकाला। यह क्या होता है, ये स्लोप होता है। ठीक, m1 स्लोप है और इसका क्या है, m2 स्लोप है। तो परपेंडिकुलर होने का चांसेस तभी होगा कि जब दोनों स्लोप का, दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या है, -1 है। अगर -1 आता है दोनों का प्रोडक्ट करने पे, m1 जो इस लाइन का स्लोप होगा और जो m2 होगा 3x minus 2y equal to 6 का इसका स्लोप होगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं और -1 आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। तो m1 और m2 हमें फाइंड करना होगा। तो ये है 2x plus 3y equal to 6। अब क्या करेंगे, इसका हम m1 फाइंड करेंगे। तो देखो m1 कैसे फाइंड करते हैं, m1 फाइंड करने का दो तरीका है। सपोज करो कि एक की इक्वेशन गिवन है ax plus by plus c। ठीक है, ये क्या है, एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब अगर इसका हमें स्लोप निकालना होगा तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस a अपॉन बी होता है। या फिर दूसरा भी तरीका होता है, इसको कन्वर्ट कर लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और m वहाँ पे क्या होता है, इसको आप कन्वर्ट करो m y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और जो आपका m आएगा वो क्या होगा, वो आपका स्लोप होगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वाला तरीका का यूज कर रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो वहाँ पे m क्या होगा, माइनस a अपॉन बी होगा। अब इसको क्या करो, इसको इस फॉर्म में लिख लो आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करो तो जो m की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये होता है माइनस a अपॉन बी। माइनस a क्या है यहाँ पे, माइनस a, यानी a क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 2। b क्या है, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये b आएगा 3, तो ये हो जाएगा m1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है माइनस 2 अपॉन 3। ऐसे ही आप इस लाइन के लिए आप स्लोप निकाल लो, तो m2 जो यहाँ पे निकल के आएगा वो क्या आएगा, आप इसको पहले इस फॉर्म में लिखोगे 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हो इस लाइन को। अब m2 निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस a अपॉन बी। अब इस इक्वेशन में इसको कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के इक्वेशन से, तो जो यहाँ पे a निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3, और जो b निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। क्या है इसका जो m2 निकल के आया वो 3 अपॉन 2 आया। अब देखो परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, हम क्या करेंगे, m1 इंटू m2 करेंगे। m1 इंटू m2 करो, m1 कितना आया था, ये आया था माइनस 2 अपॉन 3। m2 कितना आया, ये आया 3 अपॉन 2। देखिए प्लस है, ये 3 अपॉन 2। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना है, -1। तो मैंने पहले ही बताया था कंडीशन कि दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब m1 इंटू m2 क्या हो, -1 हो। तो हमने m1 निकाल के और m2 निकाल के जब दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो हमें क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये जो लाइन गिवन होगा, ये जो ऑप्शन सी है वो क्या करेक्ट है, क्योंकि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 क्या है, ये परपेंडिकुलर है। समझ में आया। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी कहता है the distance between two parallel lines 2x plus 3y equal to 6 and 4x plus 3y plus 6y equal to 2 is 0। यानी कि दो लाइन दिया है 2x plus 3y equal to 6 और 4x plus 6y equal to 12। ये बोल रहा है कि दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा एक दूसरे का क्या है, वो 0 है। तो देखो इसको सॉल्व करने का क्या है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हो। देखो 2x plus 3y equal to 6 तो सही है, लेकिन जो ये आपका इक्वेशन दिख रहा है ना 4x plus 6y equal to 12, अब इसमें इक्वेशन में अगर हम क्या करें, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दे LHS और RHS में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x
प्लस 3y इक्वल टू 6। यानी कि जो आपका दोनों अलग अलग जो लाइन दिया गया है ना, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये दो लाइन नहीं है, ये सेम ही लाइन है, ठीक है। इसको अलग ये फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन जब इसको आपको सॉल्व करोगे तो ये जो लाइन होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ही है। यानी कि जो दोनों इक्वेशन है वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, 0 होगा। सेम लाइन है तो क्या ही डिस्टेंस होगा, 0 ही होगा। तो ऑप्शन डी भी इसका राइट होगा। तो क्वेश्चन 1 समझ में आ गया आपको। चारों जो क्वेश्चन है यानी चारों ऑप्शन है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। एक एक ऑप्शन को लेकर चलते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 10 का होल स्क्वायर इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 10 20। यानी कि आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपसे ये पूछ रहा है कि ये एक पैराबोला है, क्या इसका वर्टेक्स 10 और 20 है। तो देखो कैसे पता चलेगा कि इसका वर्टेक्स 10 और 20 है। तो पहले हमें क्या आना चाहिए, हमें पैराबोला का वर्टेक्स फॉर्म लिखना आना चाहिए कि स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म क्या होता है। तो देखो किसी भी पैराबोला का जो वर्टेक्स फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म होता है, वो होता है y माइनस के इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये वर्टेक्स फॉर्म होता है। अब जो h यहाँ पे जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ये h और k, ये क्या होते हैं, ये आपके वर्टेक्स को डिनोट करते हैं। अब इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करो जो आपका ये वाला पैराबोला का इक्वेशन है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अब देखो y माइनस के की जगह पे यहाँ पे क्या है 20 है, तो k यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। a x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो h के जगह पे यहाँ पे क्या है हमारे इक्वेशन में h इक्वल टू यहाँ पे 10 है। तो आप बताओ कि h और k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ये आ रहा है 10 और 20। और हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है, y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 10 स्क्वायर इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 10 और 20। और हमने भी क्या फाइंड किया 10 और 20। इस ऑप्शन में जो ये जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट होगा। समझ में आया। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका पैराबोला का जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है किस फॉर्म में, वर्टेक्स फॉर्म में, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने ये भी निकाल लिया कि वर्टेक्स फॉर्म में स्टैंडर्ड क्या होता है, ये होता है y माइनस के इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। पी एक्स ए एक्स 10 प्लस बी एक्स का पावर 5 प्लस 2x प्लस 8 वेयर a इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 इज ए पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 5। क्या आपसे पूछ रहा है कि इस वाले इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 है या नहीं 5 है, कब, जब a इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, कैसे किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है ये पहले मेरे को पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x विद अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। जो वेरिएबल x होगा मतलब उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, लेकिन जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखो ये वाला आपका इक्वेशन गिवन है और इसमें बोला कि a इक्वल टू 0 रख दो। तो जब आप a इक्वल टू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो हमारा आपका पैराबोला का इक्वेशन आएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगा, वो आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा bx5 प्लस 2x प्लस 8। अब देखो इस वाले इक्वेशन को देखने के बाद जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म आ रहा है वो कौन सा है, ये आ रहा है आपका bx5। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो क्या है, bx का पावर 5। और हमने बताया कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x होता है। अब देखो x का जो हाईएस्ट पावर क्या है, तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 5 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री भी होगा वो क्या होगा 5 होगा। तो ऑप्शन बी भी क्या है, राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला ऑप्शन मूव करते हैं। माइनस 5x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x अपॉन 4 माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 1 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है कि ये क्या, बताओ कि क्या ये परपेंडिकुलर है। तो अभी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर कैसे चेक करते हैं। तो परपेंडिकुलर का चेक करने का तरीका यही होता है कि आप दोनों का स्लोप निकालो इक्वेशन का, m1 इंटू m2, और अगर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो आप बोलोगे क्या है, दोनों आपके परपेंडिकुलर है। तो हमें m1 फाइंड करना होगा लाइन L1 के लिए और m2 फाइंड करना होगा ये वाले लाइन के लिए। तो हमें पता है कि जो -5x प्लस 4y ये वाला लाइन है -1 इक्वल टू 0, और जो दूसरा लाइन गिवन है वो है x अपॉन 4 माइनस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, क्योंकि हमें पता है कि इस वाले इक्वेशन के लिए हमारा जो आपका स्लोप आता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, m इक्वल टू माइनस a अपॉन b होता है। सभी लोग जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी वो -a, यानी कि a क्या है यहाँ पे, माइनस a की वैल्यू क्या है -5, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो जो आपका m1 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 4। आगे
अब इस वाले इक्वेशन को देखो, अब इस वाले इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि इसको हम क्या करेंगे, हमने एक बार देख लिया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, इससे भी हम m निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन बी। अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरा वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके भी क्या कर सकते हो आप, हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। m क्या होता है, स्लोप होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन 5 इक्वल टू एक्स अपॉन 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 से दोनों साइड इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4x माइनस 5 हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर कर दो, ये वाला जो हमें इक्वेशन मिल रहा है और इससे कंपेयर करो तो आप देखोगे कि यहाँ पे कंपेयर करने में जो m आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 5 अपॉन 4। क्या आ रहा है, 5 अपॉन 4 आ रहा है। और हमें यहाँ पे m1 क्या मिला था, हमें m1 भी मिला था 5.4। अब इनका हमें चेक करना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो हमें क्या करना होगा, m1 इंटू m2 फाइंड करना होगा। m1 क्या है, 5/4 है और m2 क्या है, 5/4 है। दोनों को इंटू करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 25/16। ये क्या है, 25/16 आ रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर में क्या होता है कि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है -1 के, तो हम बोलेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर ना होकर ये क्या है, ये होंगे पैरेलल। पैरेलल का केस क्या होता है, m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो बोलोगे पैरेलल लाइन। ये क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या है, ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। अगले वाले ऑप्शन पे चलते हैं, 2x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, 6x प्लस 21y प्लस 9 इक्वल टू 0 आर पैरेलल टू ईच अदर। अब पूछ रहा है पैरेलल, पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है, हम स्लोप निकालेंगे। अगर स्लोप दोनों का इक्वल आता है, m1 इक्वल टू m2 आता है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इस वाले लाइन को हम कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो हमारा जो m आएगा वो क्या आता है, फॉर्मूला माइनस ए अपॉन बी होता है। ठीक है, माइनस ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे, तो ये 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। बी क्या है, यहाँ पे 7 है तो इसको हमने 7 कर दिया। तो जो m1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -2/7 आ रहा है। अब इस वाले के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो m2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -a यानी कि -6 और अपॉन b यहाँ पे हो जाएगा 21। इसको करोगे शॉर्ट तो ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। तो जो m2 का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका -2/7। अब बताओ m1 और m2 क्या बराबर है, m1 की वैल्यू -2/7 आ रही है, m2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2/7 आ रही है। यानी कि m1 क्या है, m2 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। समझ में आया। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम है लेकिन फॉर्मेट चेंज है। तो मैं यही कहता हूँ कि आपका देखो क्वेश्चन सेम पैटर्न का ही आएगा, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो सकता है, थोड़ा पूछने का तरीका अलग होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, पैरेलल दो इक्वेशन अगर पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये सब कॉन्सेप्ट पता है आपको तो आप इजिली कर सकते हो। देखो क्वेश्चन 3 क्या कहते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्ट्रेट लाइंस। आपका 3 लाइन दिया गया L1, L2 और L3 और आपको गिवन ऑप्शन में से बताना है कौन सा ट्रू है। अब देखो हर जगह पैरेलल और परपेंडिकुलर की बात हो रही है कि लाइन चेक करना है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो पैरेलल का केस क्या होता है, पैरेलल तभी होगा जब m1 इक्वल टू m2 हो जाए, और परपेंडिकुलर कब होता है, परपेंडिकुलर तभी होगा जब m1 और m3 इक्वल टू क्या हो जाए, -1 हो जाए। यानी कि स्लोप का अगर प्रोडक्ट -1 हो रहा है तो परपेंडिकुलर है, और पैरेलल क्या होगा, जब दोनों जो आपके उसको स्लोप जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं m1 और m2 फाइंड करना है, यानी कि स्लोप फाइंड करना होगा सारे लाइंस का। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब सारे लाइन को कंपेयर किससे करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। और इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, इसका स्लोप होता है -a/b। अब देखो इस वाले लाइन को इससे कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम स्लोप को मान लेते हैं m1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी -2 और b क्या है 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 वो हो जाएगा -2/3। इस वाले इक्वेशन को आप लिख सकते हो x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और जो इसका स्लोप है हम इसको m2 से डिनोट कर रहे हैं, -a/b निकालो। x माइनस a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है तो माइनस a क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 3। इसी तरह आपका जो L3 है इसको आप लिख सकते हो 3x प्लस 9y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसका जो स्लोप निकल के आएगा वो क्या आएगा, -a/b से करो तो माइनस क्या है, a क्या है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और b क्या है यहाँ पे 9 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि -1/3 निकल के आया। m1 की वैल्यू -2/3, m2 की वैल्यू -1/3, m3 की वैल्यू -1/3। अब पहला जो ऑप्शन पूछ रहा है L1 एंड L2 आर पैरेलल। L1 की वैल्यू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू हमने फाइंड किया था, ये है -2/3।
M2 की वैल्यू कितनी है, हमने M2 की वैल्यू फाइंड की थी, ये क्या है -1/3। पैरेलल होने के लिए केस क्या होता है, दोनों इक्वल होना चाहिए, M1 इक्वल टू M2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो ये क्या होंगे, ये पैरेलल नहीं होगा, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है L2 एंड L3 आर पैरेलल। तो हमें क्या करना होता है, पैरेलल की क्या कंडीशन होता है कि जो M2 का क्या हो, आपका स्लोप हो वो M3 के स्लोप के बराबर हो। M2 का स्लोप क्या हमने निकाला था, M2 के लिए स्लोप निकाला था -1/3, और M3 के हमने क्या स्लोप निकाला था, ये निकला था -1/3। क्या ये दोनों इक्वल है, तो हाँ भाई इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं, L1 एंड L3 आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, M1 इंटू M3 करेंगे, अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हो -1 आ जाए तो वो क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर है। M1 क्या है, M1 है आपका -2/3, और M3 क्या है, M3 हम निकाला -1/3, दोनों का प्रोडक्ट निकालो, ये कितना हो जाएगा 2/9। क्या आएगा, जो M1 की वैल्यू आ रही है 2.9 आ रही है, क्या है ये -1 के बराबर है, नहीं है, तो अब क्या बोलोगे, क्या परपेंडिकुलर है, तो ये L1 और L3 भी क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। अगला और लास्ट ऑप्शन क्या कहते हैं, L1 इज अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L2 एंड L3। आपको बोल रहा है कि जो L1 लाइन है वो उसका जो डिस्टेंस है वो L2 और L3 से क्या है, बराबर है। तो ये कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना होगा, हमें हमें L1 से L2 का डिस्टेंस पता होना चाहिए, और L1 से L3 का डिस्टेंस पता होना चाहिए, और दोनों डिस्टेंस को हम कंपेयर कर लेंगे कि क्या इक्वल है या नहीं इक्वल है। अब देखो L1 और L2 के डिस्टेंस में, यानी कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इसमें पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे L1 पे, हम पॉइंट एक L1 पे एक लेंगे पॉइंट L1, और कैलकुलेट करेंगे इस वाले पॉइंट से, किसका, इस वाले पॉइंट से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे L2 और L3 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे L1 पे, और इससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे L2 और L3 से। अगर दोनों का डिस्टेंस अगर इक्वल आता है तो हम बोलेंगे क्या ये इक्वल डिस्टेंस है, अगर नहीं आता है तो हम बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो क्या होगा, हम पहले हमें एक पॉइंट लेना होगा L1 पे, तभी तो हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालते कैसे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको पहले लिख लो। परपेंडिकुलर निकालने का होता है फॉर्मूला, ये होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन √a² प्लस b²। ये होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का एक पॉइंट से दूसरे लाइन से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हमें लेना होगा L1 पे। तो L1 का जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इक्वेशन दिया गया है, वो दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 दिया गया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 दिया गया है। अब हमें एक पॉइंट यहाँ पे लेना है कि जो क्या करे, जो L1 है उससे क्रॉस होके जाए। तो हम कौन सा पॉइंट ऐसा ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम x के जगह पे 0 रखते हैं, और y के जगह पे क्या रखते हैं, अगर हम 2/3 रखेंगे, तो जब आप इसको रखोगे इस वैल्यू में, तो ये क्या होगा 2 इंटू 0, और अगर y के जगह पे 2/3 रखते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आया 2। यानी कि x और y के लिए ये क्या होता है, ये वैल्यू उसको क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट 1 हमारा हो सकता है वो कौन सा हो जाएगा, 0 2/3 हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट हमने ले लिया L1 पे, वो क्या हो गया 0 2/3 हो गया। ये पॉइंट लेने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, इस वाले लाइन से होके क्रॉस करेगा। तो हमने पॉइंट 1 निकाले, 0 2/3 हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है एक एक करके। इस वाले पॉइंट से हम डिस्टेंस निकालेंगे L2 के साथ में। L2 क्या है, L2 जो लाइन दिया हुआ है वो है x प्लस 3y इक्वल टू 5। और पॉइंट 1 से क्या करेंगे, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, किसके साथ, हम L3 के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। L3 का जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है 3x प्लस 9y इक्वल टू 7। और हमें पता भी है कि हम अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या लगाते हैं, ax प्लस by प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। अब देखो इस वाले के लिए, ये वाले फॉर्मूले को पुट करने के लिए हमें x1 y1 पता होना चाहिए। तो जो पॉइंट है इसका ये हो जाएगा x1, और ये पॉइंट हो जाएगा y1। और यहाँ पे हमें a b और c भी फाइंड होना चाहिए। तो a b c फाइंड क्या है, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला था वो निकाला था ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, a क्या है, यहाँ पे a है, और ये क्या है, b यहाँ पे है। तो अब देखो, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे। इस वाले इक्वेशन के लिए जो a होगा वो क्या होगा, हम कंपेयर करके निकाल लेंगे ax प्लस by प्लस c से। तो a इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, और c जो आएगा वो क्या आएगा -5 आएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या आएगा L3 के लिए, L3 के लिए जो हमारा ये फॉर्म आएगा वो a इक्वल टू 3 आएगा,
b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू 9 आएगा और सो c आएगा, इसकी वैल्यू आएगी -7। इसको कैसे हमने निकाला, इसको हमें कंपेयर करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उससे हमें कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकालनी है। अब इनकी वैल्यू को हमें इस वाले इक्वेशन में पुट करना है जिससे कि हमारी डिस्टेंस निकल जाएगा। तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे ना तो जो d1 की वैल्यू निकल के आएगी उसको आप रख ही लेते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2/3 प्लस प्लस के नहीं, यहाँ पे क्या होगा प्लस सी है तो सी की वैल्यू क्या आ रही है -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो d1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगा 3 अपॉन रूट 10। ऐसे ही इन सारे वैल्यू को आप क्या रखोगे, d में रखोगे, तो जो d2 आएगा यानी कि जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 और L3 के बीच में आएगा d2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1 अपॉन अंडर रूट 90। अब इक्वी डिस्टेंस होने के लिए यानी कि L1 जो डिस्टेंस होगा L1 और L2 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस D1 और L1 और L3 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो D2 हमने निकाला, क्या ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो ये जो ऑप्शन बोल रहा है कि L1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L2 एंड L3, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है ऑप्शन बी। तो आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन जो है जो पैरेलल और परपेंडिकुलर का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। हमने इस पर 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिससे कि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।